इमेजिन करो कि तुम एक ऐसी दुनिया में जागते हो जहां तुम्हारा पसंदीदा स्टोरी कैरेक्टर ही तुम बन चुका है, और जाहिर है तुम हीरो नहीं हो, तुम इस पूरे प्लेनेट के सबसे ज्यादा हेटेड विलन हो। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारा नर्ड ड्रीम आखिरकार सच हो गया है, लेकिन सबसे खराब तरीके से। तुम समझने की कोशिश करते हो कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन तुम्हारे पास बस एक वीक बॉडी है, दुश्मनों का ढेर है, और एक ऐसी एबिलिटी है जो एनर्जी को तुम्हारे फोन से भी तेज खत्म कर देती है जब उसमें चार्जर ना लगा हो। और हालत को और खराब बनाने के लिए इस दुनिया का हीरो बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर है जिसके पास सुपर पावर्स हैं, और उसका ईगो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है। जैसे जैसे दुनिया मॉन्स्टर्स, डंजन्स और कॉस्मिक गॉड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के नीचे कोलैप्स हो रही है, तुम्हें एहसास होता है कि असली गेम सरवाइव करने के बारे में नहीं है, ये अपनी ही फेट को रीराइट करने के बारे में है। एक एपिक टेल, रिडेम्पशन, पावर और उन चॉइसेस के बारे में जो डिफाइन करती हैं कि हम सच में कौन हैं। अब बताओ, अगर तुम्हें अपनी ही स्टोरी का एंडिंग बदलने का मौका मिले तो क्या तुम्हारे अंदर हीरो का सामना करने की हिम्मत होगी? फिलहाल सोल ने अपना फ्यूचर सिर्फ एक इंसान पर दांव पर लगा दिया है। जेंग सीवान, जंकवा गिल्ड का बॉस, एक ऐसे आदमी से लड़ रहा था जिसके चारों तरफ गिरी हुई बॉडीज पड़ी थीं। क्राउड को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में हार रहा है। शिन गंगू, दुनिया का सबसे बड़ा विलन, दावा करता है कि आखिर में वही आखिरी खड़ा रहने वाला है। वो कहता है कि ये सब उस बेकार लड़ाई की वजह से है जिसे उसने खुद शुरू किया था। अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए वो स्मर्क करता है और कहता है कि ये सब उसके जैसे विलन की वजह से ही है। मुस्कुराते हुए दूसरा आदमी इस बात को हंसी में उड़ा देता है। वो पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो कोई हीरो है। शिवान तुरंत जवाब देता है और सवाल करता है कि उसे जस्टिस का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई। वो चिल्लाता है कि वो बाहर मौजूद हर किसी के लिए लड़ रहा है, फिर भी वो हमेशा उसके रास्ते में खड़ा रहता है। वो सोचता है कि अगर वो यंग मैन एक कंप्लीट जर्क नहीं है तो आखिर क्या है। क्राउड हीरो का नाम चांट करना शुरू कर देता है। उस हाइप को सुनकर वो और भी पम्प्ड अप हो जाता है। वो कहता है जब तक लोग उसके लिए चीयर कर रहे हैं वो अनबीटेबल है। फिर वो उस यंग मैन की तरफ चार्ज कर देता है। अटैक सीधा उसकी तरफ जूम करता है। एनर्जी ब्लास्ट फूट पड़ता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है जो सबको शॉक कर देता है। अब अपने घुटनों पर गिरा हुआ वो हीरो को अपनी तरफ आते हुए देखता है। स्मोक के बीच अब बस वो दोनों ही बचे हैं। शिन दूर से लोगों की सिलुएट्स देखता है जो उसकी डाउनफॉल सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर कोई एक साथ चिल्लाता है कि दुश्मन को खत्म कर दो। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो दावा करता है कि अब उसका अंत हो जाएगा। तुरंत वो जमीन पर पड़े यंग मैन पर एनर्जी का एक बर्स्ट फायर कर देता है। वो हिट होता है और उड़ते हुए ब्रिटल ग्राउंड पर क्रैश कर जाता है। उसके बाद हीरो सीधा खड़ा हो जाता है। मुस्कुराते हुए वो क्राउड से कहता है कि उसकी सारी प्लान्स आखिरकार सफल हो गई हैं। अब परफेक्ट फ्रीडम इस जमीन पर बरसने वाली है। क्राउड खुशी के आंसू रोने लगता है। हीरो अपनी पावर का इस्तेमाल करके आसमान में एक लाइटनिंग बोल्ट शूट करता है। ऊपर एक मैसिव सर्कल बन जाता है। उसमें से एक जायंट हैंड नीचे आता है उसे पकड़ने के लिए। नीचे खड़ा क्राउड ये सब देखकर फ्रीक आउट होने लगता है, लेकिन हीरो बस मुस्कुराता रहता है। वो हैंड इतनी ताकत से नीचे आता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वो कहता है कि जैसे ही डीमन किंग उतरेगा शांति आ जाएगी, लेकिन तभी शिन उसे काटते हुए कहता है कि उन्हें शांति नहीं बल्कि टायरनी मिलेगी। हीरो उसे इंसेक्ट कहता है और बोलता है कि वो बस देखता रहे कि उसकी क्रिएशन कैसी दुनिया बनाएगी। कीबोर्ड पर उंगलियां तेजी से टाइप कर रही थीं। रीडर की एक्सपेक्टेशंस जरूर टूट गई होंगी, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट जैंग शिवन डीमन किंग का सपोर्टर था और वो और 13 स्टार्स हाई लेवल लंबे समय से चले आ रहे इविल्स थे। लेकिन फिक्शन बस एक मिरर है जो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। उस नॉवल का थीम उसकी खुद की स्टूडेंट लाइफ पर बेस्ड था। उसी समय उसने दुनिया का असली चेहरा देखा था, एक ऐसी पावर जो स्कूल वायलेंस को भी ओवरशैडो कर सकती थी और गुड और इविल को पलट सकती थी। इसी वजह से उसने उस रियलिटी को अपने नॉवल में डाल दिया, लेकिन रिव्यूज बहुत ब्रूटल थे। आखिरकार अब कुछ भी करने को बचा नहीं था। वो कमेंट्स टैब बंद करने का फैसला करता है और मेसी रूम में बिस्तर पर गिर जाता है। लेटते हुए वो किताब के बारे में और भी सैवेज कमेंट्स पढ़ना शुरू कर देता है। वो तय करता है कि इसे जाने देता है और थोड़ी नींद ले लेता है, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज से वो अचानक जाग जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि कुछ लोग पिकैक्सेस लेकर जमीन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जमीन को छूता है और समझ जाता है कि ये सॉलिड स्टोन है। उसके सामने एक यंग मैन को बुरी तरह पीटा जा रहा है और उस पर इक्लिप्स के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया जा रहा है। उस यंग मैन को देखते ही उसे अपने पास्ट का कोई इंसान याद आ जाता है। तभी एक गार्ड उस यंग मैन को उसके कॉलर से पकड़कर झटके से खींचता है और उसे काम पर वापस जाने के लिए कहता है। वह उसे पंच मारने ही वाला होता है कि तभी कुछ ऐसा होता है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और उस पर वार करना शुरू कर देता है।
जबकि वह सोच रहा होता है कि अगर ये सपना है तो इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी एक दूसरा गार्ड बीच में कूद पड़ता है और दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। ये सब सुनकर वह सोचने लगता है कि क्या ये सच में सपना है, क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा रियल महसूस हो रहा है। जैसे ही वह वहां से जाने लगता है, उसके सामने जो लड़का पिट रहा था वह उसे पुकारते हुए पूछता है कि क्या वह ठीक है। अपने हाथों की तरफ देखते हुए उसे यकीन ही नहीं होता। वह अचानक बाहर भागता है और घुटनों के बल गिर जाता है। अपने हाथ जमीन पर रखकर वह महसूस करता है कि उनके अंदर माना बह रहा है। अचानक एक जबरदस्त एनर्जी सर्ज फूट पड़ता है और हर तरफ फैल जाता है। उसके पास माना को अपनी इच्छा से अब्सॉर्ब करने की पावर थी, जो माना के प्रति एक नेचुरल हाइपर सेंसिटिविटी थी। अपना हाथ माथे पर रखते हुए वह सामने बने पानी के छोटे से पडल में अपना रिफ्लेक्शन देखता है। इसका मतलब था कि वह शिन गैंग हू था। हंसते हुए वह सोचता है कि आखिर सारे कैरेक्टर्स में से वही क्यों। अगर उसका कॉलीग अभी भी जिंदा था तो इसका मतलब था कि वह एपिक फिनाले से 5 इयर्स पहले के समय में है। अगर उसने जांग शिवान का बॉडी ले लिया होता तो वह उस दुनिया का अल्टीमेट हीरो बन जाता, लेकिन अभी की हालत में वह सीधे डीमन किंग के डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा था। आखिर में सिर्फ डीमन किंग की क्रू ही जिंदा बचती। अगर उसने एंडिंग नहीं बदली तो उसका एग्जिट बहुत बेकार होने वाला था। अच्छी बात यह थी कि उसे पता था कि इस जगह से कैसे निकलना है। जैसा कि उम्मीद थी, किसी और के बॉडी में आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि शिन गैंगू का पास्ट और उसकी वाइब्स अब उसी की हो गई हैं। भले ही वह अभी भी लेवल 10 पर अटका हुआ था और उसके पास 0 कॉन्स्टलेशंस थीं, हाथ में एक क्रिस्टल लेकर और जमीन पर अपने एस्केप प्लान का स्केच बनाते हुए उसने कहा कि यही एक रास्ता है। तभी उसका कॉलीग दौड़ता हुआ आया और उसका नाम पुकारा। पास आकर उसने पूछा कि क्या वह ठीक है। शिन ने कहा कि वह ठीक है। मुस्कुराते हुए कंगू ने कहा कि अगर गार्ड्स उन्हें आराम करने देते तो वे उसे इस घटिया जगह पर घसीट कर नहीं लाते। क्रिमिनल स्क्वाड इक्लिप्स द्वारा चलाए जा रहे डिटेंशन सेंटर में वे नॉविस हंटर्स जो माना का इस्तेमाल कर सकते थे, उन्हें माना स्टोन्स की माइनिंग करने के लिए मजबूर किया गया था। अपने दोस्त की तरफ मुड़कर उसने कहा कि चिंता मत करो और बस उन स्टोन्स को माइनिंग करते रहो। जब शिन ने कहा कि वह यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन उसने दूसरे को यह सब भूलने के लिए कहा और गार्ड्स को पता चलने से पहले काम करते रहने को कहा। उसने उसे चेतावनी दी कि कोई बेवकूफी मत करना और दूसरे ने सिर हिलाकर हामी भर दी। वापस काम पर लगते हुए उसने सोचा कि उसने उसे पहले ही वार्निंग दे दी थी। वह वही कैरेक्टर था जिसे उसने उस लड़के से इंस्पायर्ड होकर बनाया था जिससे वह मिला था। वह अभी कहानी को बदल नहीं सकता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक वह यहाँ से भाग न जाए। लोग तेजी से मैना क्रिस्टल्स उठा रहे थे और ढो रहे थे। एक नजर घुमाते हुए उसने देखा कि गार्ड्स में से एक ने एक लड़के को पकड़ लिया था। जैसे ही उनका ध्यान नए आए लड़कों पर गया, उसने भागने की कोशिश की। तभी एक और गार्ड सामने आ गया और सबको ध्यान देने के लिए कहा, जिससे वह लड़का डर के मारे कांपने लगा। अपनी सोर्ड निकालते हुए उसने कहा कि देखो, जो भागने की कोशिश करते हैं उनका क्या हाल होता है। फिर सबके सामने उसने उस लड़के के पेट में सोर्ड घोंप दी। यह दृश्य देखकर सभी लड़के डर से जम गए और गुस्से से भर उठे। गार्ड उसे मारता ही रहा और हर तरफ खून बिखर गया। अभी जो हुआ उसे देखकर शिन गुस्से से कांपने लगा। जमीन पर पड़ी बॉडी को देखते हुए उसने उसे बेवकूफ कहा। गार्ड उसके पास आया और कहा कि पिछली बार की तरह बिहेव करे, क्योंकि कोई देख नहीं रहा है, नहीं तो अगला नंबर उसी का होगा। कांगू ने कहा कि उसे उस लड़के की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है क्योंकि वह उससे कहीं ज्यादा जरूरी है, जिससे गार्ड उलझन में पड़ गया। उसने तंज कसते हुए पूछा कि क्या उस लड़के ने अपने पैंट्स गीले कर दिए हैं। जब शिन ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह मान गया। फिर उसने उसे अपने पीछे आने को कहा। जब वे दरवाजे तक पहुंचे, गार्ड ने कहा कि उसके पास सिर्फ 1 मिनट है। अगर उससे ज्यादा समय लगा तो वहीं उसकी कब्र बन जाएगी। लड़का अंदर गया और उसने फ्लोर पर कई बॉडीज पड़ी हुई देखी। जैसे ही वह बाथरूम के अंदर गहराई में गया, गार्ड बाहर खड़ा गिनती कर रहा था। कुछ सेकंड्स बाद कुंग हू को वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। 49 सेकंड्स पर उसने जमीन पर खून से ड्राइंग बनाना शुरू किया। जब सिर्फ 58 सेकंड्स बचे थे तब तक वह सिंबल पूरा कर चुका था। एक तेज रोशनी उस ड्राइंग से चमकने लगी। शिन बोलना शुरू करता है कि उसे पता है कि उसे देखा जा रहा है, कि उसे पता है कि यह ट्रेजेडीज, ट्रायल्स और डिप्रेशन से उसे पागल कर देता है। सिंबल की तरफ मुड़कर वह पूछता है कि क्या उसे जिज्ञासा नहीं है कि एक लो लेवल आदमी ने उसे कैसे समन किया। अगर वह थोड़ी देर और रुकेगा तो एंटिटी सामने आ जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉवल में हुआ था। उसे यकीन दिलाने के लिए एंटिटी कहेगी कि अगर वह 1 सेकंड और इंतजार करता तो जिस दुनिया को वह चाहता है उसका अंत हो जाता, क्योंकि वह वही एंटरटेनमेंट बन चुका था जिसकी वह तलाश कर रहा था। इसलिए वह उसके समनिंग का जवाब देने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा।
शिन कहता है कि एबिलिटी इस्तेमाल करने के लिए वही सबसे एफिशिएंट है। जैसे जैसे रोशनी और तेज होती है, लड़का मुस्कुराता है और कहता है कि उसे पता था कि वह जरूर आएगी। नॉवल में शिन गैंगू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली मेन कॉन्स्टलेशन डायमेंशन रेडर थी। वह उसे इंसोलेंट कहता है और कहता है कि क्योंकि उसने उसका ध्यान खींचा है, इसलिए वह एक सेकंड के लिए उसे अपनी पावर उधार देगी। फिर वह उससे कहता है कि वह खुद को साबित करे और शिन उसे कहता है कि बैठकर देखे। बाहर गार्ड दरवाजे पर जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और चिल्लाकर पूछता है कि क्या वे मजाक कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ देखकर उसे एहसास होता है कि वहां कोई नहीं है। चारों ओर धूल घूम रही होती है और उसके बीच में एक शैडो उसे पूरी तरह डरा देती है। शिन को कॉन्स्टलेशन से पावर मिलती है। काफी एपिक है ना? वह पूरी स्पीड से गार्ड की तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वह अचानक गायब हो जाता है। गार्ड मुड़कर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे सिर्फ दरवाजा दिखाई देता है। लेकिन अचानक वह उसके ठीक पीछे प्रकट हो जाता है। एक मेटल रॉड से वह उसे सीधे गर्दन पर मारता है। जब गार्ड को समझ आता है कि अभी क्या हुआ, तो वह गुस्से में गालियां देने लगता है। फिर हड़बड़ाते हुए एक सवाल पूछता है। एक ही पल में शिन उस आदमी की गर्दन से रॉड खींच लेता है। वह जमीन पर गिर जाता है। उसे संभलने का कोई मौका नहीं मिलता। नीचे देखते हुए यंग मैन आभार में सिर हिलाता है। उसी की वजह से उसने उस जगह से निकलने का फैसला किया था। कॉन्स्टलेशन को शिन काफी दिलचस्प लगता है और वह डील पक्की कर देती है। इसके साथ ही कंग हू आखिरकार उस यंग मैन का बदला ले लेता है। वह नाइफ उठा लेता है और उसे उस कंपार्टमेंट में छिपा देता है जो उसने गार्ड से लिया था। सिस्टम की आवाज आती है, अ वेपन्स बिन रजिस्टर्ड। इस पल के बाद वह पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला था, बिल्कुल नहीं। जब रात होती है, शिन तैयार हो जाता है। गैस कैंस उठाकर वह हर जगह गैसोलीन छिड़कना शुरू कर देता है। अपनी एस्केप के लिए उसे सबसे पहले सेकंड क्लास गार्ड की यूनिफॉर्म चाहिए थी। इसके बाद उसका प्लान था कि क्रिमिनल फैसिलिटी को आग लगा दे। फिर वह सीधे फ्रंट गेट से भाग जाएगा। जैसे ही आग फैलने लगती है, बाकी गार्ड्स दौड़ने लगते हैं। वे सब सोच रहे होते हैं कि यह किसने किया और फायर फाइटर्स को बुलाने के लिए चिल्ला रहे होते हैं। उनमें से एक चिल्लाता है कि सब लोग ऑर्डर्स फॉलो करें और क्रिमेटोरियम की तरफ जाए। सब लोग वैन में बैठते हैं और तेजी से निकल जाते हैं। तभी उसकी नजर सेकंड क्लास गार्ड पर पड़ती है। वह पूछता है कि क्या उसने उस गार्ड की जगह ली है जिसे ड्यूटी पर होना चाहिए था। गार्ड सिर हिलाकर कहता है कि बिल्डिंग 18 से कोई भाग गया है। वह बताता है कि फ्यूजिटिव नॉर्थ वेस्ट फेंस की तरफ से भागा है। फिर वह पूछता है कि वे अभी तक निकले क्यों नहीं। घबराते हुए वे वैन को तेज चला देते हैं। उस फेंस से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाने वाला रास्ता माउंट चुंगयांग था। पहली नजर में वह एस्केप रूट अच्छा लगता था क्योंकि वह अंधेरा और खतरनाक दिखता था, लेकिन असल में वहां इक्लिप्स द्वारा लगाए गए ट्रैप्स भरे पड़े थे, जिससे वह सबसे खतरनाक रास्ता बन गया था। शिन उसी जानकारी का इस्तेमाल करके भागने वाला था। वह बाकी गार्ड्स से कहता है कि वे उसे उसी एस्केप राउट पर पकड़ लेंगे और क्योंकि वह माउंटेन की तरफ जा रहा है, उन्हें बस उसकी बॉडी उठानी होगी। ड्राइव करते हुए गार्ड सहमति में सिर हिलाता है। वे गेट पार करने के लिए कोड डालते हैं। आखिरकार वह प्रिजन ग्राउंड से बाहर निकल रहा था। रात में वैन सड़क पर आगे बढ़ती है। ड्राइवर पूछता है कि बिल्डिंग 18 में क्या हुआ था। कैरेक्टर में घुसते हुए शिन कहता है कि इनमेट्स को खत्म करना बहुत आसान होगा क्योंकि उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देगा। वह कहता है कि वह सही है, वे बस लूजर्स का एक झुंड हैं। ड्राइवर जिस तरह प्रिजनर्स के बारे में बात कर रहा था, उसे देखकर वह थोड़ा अनॉयड हो जाता है। वह पूछता है कि वह आदमी बिल्डिंग 18 में कितने समय से काम कर रहा है। शिन जवाब देता है कि उसे 2 डेज हुए हैं और बाकी लोग कहते हैं कि उसे यूनिट 9 में होना चाहिए था, जिससे वह सहमत हो जाता है। लेकिन वह आदमी कहता है कि यूनिट 9 नाम की कोई जगह है ही नहीं। फिर भी वैन चलती रहती है। मुस्कुराते हुए कंगू कहता है कि वह सही है। वह अपना नाइफ निकालता है और तेजी से सामने वाली सीट पर बैठे यंग मैन पर वार कर देता है। गंभीर चेहरे के साथ वह बाकी 2 यंग मैन को खत्म करने लगता है और कहता है कि वह उन्हें खत्म कर देगा। जैसे ही उनमें से एक गिर जाता है, कार डगमगाने लगती है। रुकने के बाद वह बॉडी को खिड़की से बाहर फेंक देता है। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दूसरा गार्ड गुस्से में गालियां देता है और उस पर झपट पड़ता है। उसकी ताकत इतनी खतरनाक होती है कि जब यंग मैन डॉज करता है तो वैन की छत में एक छेद हो जाता है। यह देखकर गार्ड पसीना पसीना हो जाता है। फिर वह पूछता है कि उसने उन्हें धोखा देने की हिम्मत कैसे की और दोबारा हमला कर देता है। एनर्जी का एक बीम फिर से छत में छेद कर देता है और शिन को उड़ा देता है। मुस्कुराते हुए गार्ड कहता है कि वह बेकार है, लेकिन जब वह एक तरफ देखता है तो उसे रियर व्यू मिरर में यंग मैन का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। उसी पल शिन नजरों से गायब हो जाता है। उसी समय कंगू उसके पास प्रकट हो जाता है और सोर्ड से उसकी गर्दन काट देता है, इससे पहले कि वह रिएक्ट कर सके। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिलती हैं, जबकि यंग मैन सोर्ड निकाल लेता है। गार्ड की बॉडी खिड़की से बाहर फेंक दी जाती है। शिन को ज्यादा मना इस्तेमाल करने की वजह से चक्कर आने लगते हैं।
जब वह चारों तरफ देखता है तो उसे अपनी तरफ आती हुई एक तेज रोशनी दिखाई देती है। एक कार उसकी तरफ आ रही होती है। उसे पेट्रोल की उम्मीद नहीं थी और वह मुस्कुराकर कहता है, और ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। मौका देखते ही यंग मैन ढलान की तरफ फिसल कर भाग जाता है। तेजी से नीचे जाने के बाद वह जमीन पर गिरता है, लेकिन तभी एक आदमी सामने आता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने 2 गार्ड्स को मार दिया और फिर भी बच निकला। उस आदमी के हाथ में एक एक्स होता है और वह उसे वर्म कहकर बुलाता है। उसके सिर के ऊपर बना रेड मार्क दिखाता है कि उसका किसी कॉन्स्टेलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। शीन यह जानने के लिए क्यूरियस था कि उसकी पावर क्या है। उसकी कॉन्स्टेलेशन एक सॉलिड कनेक्टर थी जो माना को ट्रैक कर सकती थी। उसी स्किल की वजह से उसने उसे बहुत आसानी से ढूंढ लिया था। मुस्कुराते हुए कांगू कहता है कि यह कमाल है, जिससे दूसरा आदमी कंफ्यूज हो जाता है। वह उसकी कॉन्स्टेलेशन को देख सकता था जिससे उसने कंट्रैक्ट किया था, और उसके सिर के ऊपर बना रेड मार्क भी। किसी दूसरे हंटर को मारने से वह उसकी कंट्रैक्टेड कॉन्स्टेलेशन को लूट कर सकता था। सिस्टम कहता है कि वह उस लड़के को लूट कर सकता है। ये पढ़कर वह मुस्कुराता है और सोचता है कि वह पहली बार कॉन्स्टेलेशन लूट का इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी का कॉन्स्टेलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब होता है कि वह लेवल 100 पर है। फिर वह तेजी से भागता है, यह सोचते हुए कि उसे ल्यूर करके हमला करेगा। मुस्कुराते हुए उसका ओपोनेंट उसे पैथेटिक वर्म कहता है। एक झाड़ी में सरसराहट की आवाज आती है। वह आदमी कहता है कि वह जितना चाहे छिपने की कोशिश कर ले, क्योंकि उसकी आंखें सब कुछ देख सकती हैं जो छिपा हुआ है। जंगल के बीच वह लड़का उसे ढूंढना शुरू करता है। स्किल का इस्तेमाल करके वह पेड़ों को स्कैन करता है और सोचता है कि वह कहाँ छिपा होगा। ध्यान से देखने पर इंफ्रारेड उसे एक पेड़ के पीछे किसी की मौजूदगी दिखाता है। वह दौड़कर जाता है और एक्स को पेड़ पर फेंकते हुए चिल्लाता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है, लेकिन पास जाकर वह देखता है कि पूरा पेड़ ही कट चुका है और वहां कोई नहीं है। वह सोचता है कि वह अचानक कहां गायब हो गया। उसके नीचे शिन सोर्ड को सीधा उसकी गर्दन की तरफ घुमा देता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई क्लोज कॉम्बैट में हमला करने वाला अपनी वेपन को छोड़ देगा। वॉर खत्म करते हुए वह कहता है कि यह उसकी गलती थी कि उसने अपने ओपोनेंट को कम आंका। सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है कि उसने टारगेट को मार दिया है और सॉलिड कनेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। अब वह डायमेंशनल लूटर के कंट्रोल में है और एक्सटिंक्शन या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के अलावा उससे बच नहीं सकता। उसकी सारी एबिलिटीज अब शिन की हो चुकी हैं। वह अपनी नई एबिलिटीज को चेक करना शुरू करता है। पढ़ने के बाद वह काफी एक्साइटेड महसूस करता है कि उसे क्या मिला है। नाइट विजन का इस्तेमाल करके वह आसपास और परस्यूअर्स को ढूंढता है। उसी समय उसे मिचली आने लगती है और वह अपना हाथ मुंह पर रखता है। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर वह अपने हाथों को देखता है और पाता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। चिंतित होकर वह सोचता है कि क्या यह उस लड़के से बचने के लिए खुद को ज्यादा पुश करने की वजह से हुआ है। वह अपनी माना हाइपर सेंसिटिविटी को दबा देता है और छिप जाता है। उसने अपना सारा माना एक पत्थर में उंडेल दिया। अगर वह उसे ऐसे ही छोड़ देता तो वह आसपास की सारी माना को एक्सप्लोसिवली अब्सॉर्ब कर लेता। इसलिए उसे जल्दी से अपनी माना हाइपर सेंसिटिविटी को दबाना पड़ा और उस पत्थर को दूर फेंकना पड़ा। उसी की वजह से वह उसे अपनी तरफ खींचने और खत्म करने में कामयाब हुआ, लेकिन उसके पास पहुंचने के लिए उसे शॉर्ट डिस्टेंस जंप इस्तेमाल करना पड़ा, जिसने उसके शरीर को उस हालत में पहुंचा दिया। अगर वह खुद को थोड़ा और पुश करता तो वह पूरी तरह खत्म हो जाता। थोड़ा चलते हुए उसे सड़क की तरफ से एक आवाज सुनाई देती है। वह एक ट्रक था जो उस सैंड को ट्रांसपोर्ट करता था जिससे माना स्टोन्स को प्यूरिफाई किया जाता है। एक क्लिफ के किनारे तक दौड़ते हुए वह सड़क की तरफ छलांग लगा देता है। जल्दी से वह सैंड पर उतर जाता है। वहीं लेटे हुए वह सोचता है कि उसने 3 लोगों को खत्म कर दिया है और ऐसा नॉवल में कभी नहीं हुआ था। उसे यकीन करना था कि जब वह अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके लेवल अप कर रहा हो तब फ्यूचर बदल ना जाए। इस दुनिया में उसकी वीक हालत को देखते हुए ऐसा कोई मौका नहीं था कि फ्यूचर उसकी वजह से बदल जाए। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता है शिन हंसने लगता है। थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस करते हुए वह आसमान और सामने के व्यू को देखने लगता है जो बेवजह बहुत सुंदर लग रहा था। कंपनी में आदमी कहता है कि उन्हें माना स्टोन्स निकालने के लिए और लोगों की जरूरत है और सबको काम पर वापस लग जाना चाहिए। उसके पीछे उसका एम्प्लॉय सहमति में सिर हिलाता है। उसके जाने के बाद आदमी कहता है कि जो प्रिजन से भागा है वह काफी क्लेवर है, क्योंकि उसने उन्हें पूरी तरह सरप्राइज कर दिया और कॉन्फिडेंस के साथ फ्रंट गेट से बाहर निकल गया। शिन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है पूरी तरह थका हुआ और सोचता है कि यह उसे मार ही देगा। माना का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसकी स्टेमिना आसानी से रिकवर नहीं हो रही थी। वह सोचता है कि वह लेवल 10 का असैसिन है जिसकी स्टेमिना लगभग खत्म हो चुकी है। कुंगू एक फोन बूथ में किसी को कॉल करता है। वह कहता है कि वह डेजॉन स्टेशन के सामने है।
फोन पर झुकते हुए वह पूछता है कि क्या वह उससे एक फेवर मांग सकता है। कंपनी में आदमी कहता है कि यह एक दिलचस्प हंट होने वाला है। शिन इस समय हंसो के घर पर है और वह उसके घावों पर बैंडेज कर रही है। वह उसे धन्यवाद देता है कि उसने अचानक मदद मांगने पर भी उसकी मदद की, और वह पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। वह उसे बताता है कि इक्लिप्स ने उसे पकड़ लिया था, जिससे वह घबरा जाती है। वह पूछती है कि क्या उसे मोनोमाइंस में भेजा गया था, और लड़का कहता है कि हाँ, क्योंकि उन्हें उसके जैसे लो लेवल हंटर्स की जरूरत थी। इसके बावजूद उसने उस लड़की पर पूरा भरोसा किया और उससे संपर्क किया। उसे पता था कि हंसो के दिल में अभी भी शिन गांगू के लिए फीलिंग्स थीं। उसी समय हन रोते हुए माफी मांगने लगती है। लड़की कहती है कि उसे उसके साथ रहना चाहिए था, क्योंकि ब्रेकअप के बाद वह सिर्फ एक रूकी हंटर थी, जबकि उस समय वह लेवल 150 की प्रो हंटर थी, जिसके पास कॉन्स्टलेशन कॉन्ट्रैक्ट था। अगर वह उस समय उसके साथ होती तो शायद वह भी चोंगयोंग डिटेंशन सेंटर में पहुंच जाती। लड़का उसे उठाते हुए कहता है कि उन्हें ज्यादा करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इक्लिप्स हर जगह है। बिना उसकी तरफ देखे वह कहता है कि जब वे रिलेशनशिप में थे तब उसका गिल्ड हर कदम बहुत सावधानी से रखता था, जैसे एग शेल्स पर चल रहे हों, और अब भी वह एक गिल्ड के साथ ही जुड़ी हुई है। घबराते हुए हन पूछती है कि क्या उसका किसी गिल्ड में शामिल होने का कोई प्लान नहीं है। वह सुझाव देने लगती है कि वे दोनों साथ काम कर सकते हैं, लेकिन वह उसे बीच में ही रोक देता है। वह कहता है कि उसे पास्ट में अटके नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर लड़की की आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं। खुद को संभालते हुए वह कहती है कि उसे ऐसे जवाब की उम्मीद थी। हन बताती है कि उसने उसके लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है। उसका एक दोस्त है जो लीडर है और सारी डिटेल्स फोन में है। आंसुओं भरी आंखों के साथ वह उससे कहती है कि वह अपना ख्याल रखे और सुरक्षित रहे। वह मुस्कुराकर उसे भी यही कहता है। एक टैक्सी रोककर वह ड्राइवर से कहता है कि उसे डीजॉन स्टेशन जाना है। ड्राइवर पूछता है कि क्या वह रेडियो चला सकता है, और लड़का कहता है कि चला लो। रेडियो चालू होते ही न्यूज आती है कि योंगवा गिल्ड ने पिंक व्हाइट कॉरपोरेशन के सभी लोगों को खत्म कर दिया है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि डे ऑफ जजमेंट आ चुका है। कार के अंदर ड्राइवर अपनी पत्नी से कहता है कि उसे कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि सड़क पर कोई भी गाड़ियां नहीं है, और जब उसकी पत्नी जवाब नहीं देती तो वह घबरा जाता है। जब वह ऊपर देखता है तो उसके गले पर एक मैसिव साइथ रखा हुआ होता है। जलती हुई कार के ऊपर उड़ रहे होते हैं। एक रिपोर्टर बता रही होती है कि आसमान पर्पल हो रहा है और हर सेकंड के साथ हालत और भी खराब होती जा रही है। इससे पहले कि वह अपनी रिपोर्ट पूरी कर पाती, उसे कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स घसीट कर ले जाते हैं जिन्हें कोई पहचान भी नहीं पाता। खुले डंजन्स और सड़कों पर घूमते मॉन्स्टर्स की अफरा तफरी के बीच जिन लोगों के पास पावर्स थीं, उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। उस खतरनाक हालात ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जैसे डिवाइन जजमेंट धरती पर उतर आया हो। मॉन्स्टर्स से लड़ने वाले हंटर्स ने गॉड्स के नाम पर लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया। एक वुमन को कुछ लोग घेर लेते हैं। उनमें से एक कहता है कि वह उसे एक ही बार में खत्म कर देगा। तभी दुनिया का सेवियर सामने आ जाता है। जांग सिवान एक हाथ से सोर्ड को पकड़ लेता है, इससे पहले कि वह वुमन को लगे, और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। उसी पल युंग हुआ गिल्ड का जन्म होता है, जो लोगों का प्रोटेक्टर और हीलर बनता है। इसकी वजह से हर कोई उस जगह पहुंचना चाहता था जिसे सेफ सोल कहा जाता था। रेडियो सुनते हुए शिन को एहसास होता है कि पिंक व्हाइट कॉरपोरेशन कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं था। टेररिस्ट अटैक्स भी उन्होंने नहीं किए थे। सच में ये सब जांग सिवान का किया हुआ था। कार में टैक्सी ड्राइवर बताता है कि उसका बेटा जुंग हुआ गिल्ड में शामिल होने का सपना देखता था। अगर वह उस आदमी के खिलाफ जाता और उसके किए हुए कामों का सच सामने लाता तो उसे विलेन कहा जाता। तब उसका अंजाम बिल्कुल साफ होता। इसी वजह से उसे मर्सनरी कॉरपोरेशन के पास जाना होगा, क्योंकि गिल्ड्स तक पहुंचना उसके लिए अभी मुश्किल था। कुछ मिनट बाद वह अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। मर्सनरी कंपनी से जॉब्स लेने वाला कमीशन्ड वर्कर बनना उसके लिए सबसे सही ऑप्शन था। ली यारन वहां आती है, उसे ग्रीट करती है और अपना परिचय देती है। वह सोचता है कि फिलहाल अपना असली नाम छुपा कर रखे और खुद को युंग संक के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। दोनों हाथ मिलाते हैं और वह कहती है कि उससे मिलकर खुशी हुई। पेपर्स लेते हुए वह बताती है कि उसके लिए एक अच्छा कलेक्शन जॉब तैयार है। शिन कहता है कि वह पहले टफ जॉब्स लेना चाहता है, क्योंकि उनसे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। यार्न हंसते हुए कहती है कि उसने सुना है कि वह लेवल 10 है, और वह सिर हिलाकर हाँ कह देता है। ये सुनते ही वुमन जोर से हंस पड़ती है। आंसू पोंछते हुए वह कहती है कि यह बहुत मजेदार है। थोड़ी थ्रेटनिंग आवाज में वह पूछती है कि क्या वह उससे किसी कॉर्प्स को साफ करवाना चाहता है। वह पूछता है कि क्या मर्सनरी होने का मतलब यह नहीं कि लेवल से ज्यादा स्किल्स मायने रखते हैं। ली यारिन एक मेज और बफ सपोर्ट थी, जिसने एक हाई मिड लेवल कॉन्स्टेलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। एक ऐसा कैरेक्टर जिसे उसने एक दिन
13 स्टार्स का सामना करने के लिए बनाया था। शिन जानता था कि उसे उसका ट्रस्ट जीतना होगा। वह उससे पूछता है कि क्या वह खुद मर्सनरी नहीं है। वुमन कहती है कि रियलिटी और स्पिरिट बिल्कुल अलग चीजें हैं। चलते हुए वह यह भी कहती है कि ट्रूथ और प्रेजुडिस भी अलग अलग स्तरों पर होते हैं। मुस्कुराते हुए ली एक एक्सेप्शन बनाने का फैसला करती है और कहती है कि वह देखना चाहती है कि उसके पास क्या है। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं, एक्शन के लिए तैयार। अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करते हुए यारन कहती है कि वह सिर्फ एक चीज जज करेगी, क्या वह उसकी पावर से बच सकता है। उसे बस यह देखना है कि क्या वह खुद को बचा सकता है और अटैक करने का मौका बना सकता है। वह मिस्ट पपेट समन करना शुरू करती है जो मीलों दूर से भी उसे ट्रैक कर सकते हैं, जिन्हें ट्रैकिंग फॉग कहा जाता है। क्योंकि यह अटैक स्किल नहीं है, इसलिए अगर वह इससे हिट भी हो जाए तो वह मरेगा नहीं, लेकिन टेस्ट जारी रखने के लिए डॉज करना जरूरी है। रेडी? वह चिल्लाता है कि शुरू करो। वुमन ट्रैकिंग फॉग को उसकी तरफ भेज देती है। जब वह किसी चीज से टकराता है तो एनर्जी की एक लहर उठती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। उसकी हैरानी की बात यह होती है कि वह लड़के को अपनी दाईं तरफ की दीवार पर दौड़ते हुए देखती है। उसके लेवल पर तो 1 मीटर कूदना भी मुश्किल होता है। वह सोचती है कि उसके पास शॉर्ट डिस्टेंस जंप की जबरदस्त स्किल है। हल्की मुस्कान के साथ वह मानती है कि शायद शिन सिर्फ बातें बनाने वाला है। अपनी स्किल फिर से इस्तेमाल करते हुए वह पूछती है कि क्या वह इस बार भी डॉज कर सकता है। वह स्पीड और ताकत के साथ उसकी तरफ बढ़ती है। वह पीछे मुड़कर देखता है और उसे मुस्कुराते हुए देखता है। एक बार फिर ट्रैकिंग फॉग उसे घेर लेता है और एक बड़ी एनर्जी वेव छोड़ता है, जब तक कि वह उसे ढूंढ नहीं लेता। ऊपर देखते हुए वह नोटिस करती है कि उसने फिर से डॉज कर लिया है। वह सोचती है कि क्या उसने क्रॉस टेलीपोर्ट देखा था। तभी वह अचानक उसके पीछे प्रकट हो जाता है। उसकी हैरानी के लिए अचानक एक सोर्ड उसकी गर्दन पर आ जाता है। शिन कहता है कि उन्हें टेस्ट यहीं खत्म कर देना चाहिए। ब्लेड को इतना करीब देखकर वह मुस्कुराती है। वह सोचती है कि यह लड़का उससे ज्यादा तेज है जितना उसने सोचा था। मुड़कर वह पूछती है कि क्या उसने पहले कोई ट्रेनिंग ली है। पूरी ईमानदारी से लड़का कहता है कि नहीं। ब्लेड को छूते हुए वह कहती है कि ये मूव्स किसी लेवल 10 के नहीं हो सकते। कंगू पूछता है कि क्या वह पास हो गया। वुमन कहती है हाँ, लेकिन वह उसे तभी हायर कर सकती है जब वह लेवल 50 पर पहुंचे। सोर्ड वापस रखते हुए शिन कहता है कि यह ठीक है। तभी वह मिरर में लड़के की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या उसे बुलेट प्रूफ ग्लास पसंद है, क्योंकि उसके पीछे एक शूटर खड़ा है। जब वह कहता है कि उसे इक्लिप्स से बहुत प्यार मिलता है तो उसे एहसास होता है कि यह एक टर्फ वॉर है। एक पेपर खोलते हुए वह कहती है कि यह एक कमीशन है जिसमें एक वांटेड क्रिमिनल को ट्रैक करना है। वह उसे पेपर देती है और कहती है कि यह बहुत यूजफुल होगा। अबैंडन्ड रूइंस में किम मुखियन है जो लेवल 50 का मेज है और रिक्वेस्ट है 3rd क्लास वसारो शूज को रिकवर करने की। इसे पढ़ते हुए शिन पूछता है कि क्या उसे जिंदा वापस लाना है। चारन कहती है कि वह उसे वहीं खत्म कर सकता है क्योंकि वह कई सिविलियन डेथ्स के लिए जिम्मेदार है और सिक्योरिटी एजेंसी को इससे कोई समस्या नहीं होगी। उत्साहित होकर वह कहता है कि वह तुरंत शुरू करेगा। वह उसे चेतावनी देती है कि यह आसान नहीं होगा क्योंकि वह आदमी छिपा हो सकता है। जगह बहुत बड़ी है, लेकिन उसके लिए यह ट्रैक करने के लिए कोई खराब डंजन नहीं है। कुंग-हू ने नॉवल में उस जगह को हाइडआउट के रूप में इस्तेमाल किया था और वहाँ कुछ यूजफुल मिडलमैन भी हैं। अपने आसपास मूवमेंट देखते हुए वह कहता है वे यहाँ हैं। इसलिए शिन शुरुआत करता है अपनी हैंड को सोर्ड से काटकर। कट से गिरता हुआ खून उसे देख रहे रैबिट्स के इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर कर देता है। वे सभी उसकी तरफ दौड़ते हैं। वह टेलीपोर्ट, शॉर्ट जंप और अपनी सभी स्किल्स का इस्तेमाल करके उन पर हमला करता है और उन्हें खत्म कर देता है। आखिर में वह क्रॉस टेलीपोर्ट और जंप करता है। उसके पीछे सभी एनिमल्स गिर चुके होते हैं। यारिन उससे कहती है कि जो आइटम उन्होंने ऑर्डर किया है उसे ले लें और बाकी के साथ जो चाहे करे। तभी उसके पीछे एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में 2 सोर्ड्स हैं। जब उससे पूछा जाता है कि वह रिवॉर्ड में क्या चाहता है तो वह कहता है कि वह सभी बॉसेस के लिए डंजन अटैक लाइसेंस चाहता है। अपने पीछे खड़े आदमी की तरफ देखते हुए वह कहता है कि वहाँ एक यूजफुल इंटरमीडिएट बॉस है। शिन वेंटाइस से कहता है कि उससे मिलकर खुशी हुई। वेंटुस बस इतना कहता है कि वह उसे मार देगा। वह दूसरे से कहता है कि शिकायत मत करो और फिर वेंटाइस हमला करने के लिए दौड़ता है। उसके साथ कई क्लोन्स नीचे उतरते हैं जिससे शिन के लिए असली को पहचानना मुश्किल हो जाता है। उसके ऊपर उनमें से एक सोर्ड के साथ कूदता है, वार करने के लिए तैयार। पूरी ताकत से वह सोर्ड नीचे लाता है लड़के को मारने के लिए, लेकिन कांगू क्रॉस टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करके बच जाता है। यह एक सिंपल फुल फोर्स अटैक जैसा लग सकता है, लेकिन वह देख सकता है कि असली वाला उसकी तरफ आ रहा है। शॉर्ट डिस्टेंस जंप का इस्तेमाल करते हुए वह उसके सामने प्रकट होता है और उसके स्टमक पर वार करता है। वह सोर्ड से फिर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन चूक जाता है। फिर से डॉज करते हुए शिन कहता है कि वह सिर्फ नाम का इंटरमीडिएट बॉस था। उसे समझ आ गया था कि फ्रंटल फाइट बहुत रॉ थी। जैसे ही वे उसके पीछे होते हैं,
कंगहू उसकी बैक पर कदम रखता है और ठीक उस वूंड पर पैर रखता है जो उसने नाइफ से बनाया था। वेपन इक्विप करते हुए वह उसके हेड पर वार करता है। प्लान काम कर जाता है और बूम सोर्ड उसकी बैक को भेद देती है। शिन पीछे हट जाता है और उसका ओपोनेंट पीछे गिर जाता है। उसके गायब होते ही सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि उसने टारगेट से इल्यूजन स्किल हासिल कर ली है। वह उत्साहित महसूस करता है और थोड़ी देर आसपास देखने के लिए रुकता है। उसके पीछे एक ग्लो उसकी नजर में आता है। जब वह झुककर उस ग्रीन लाइट को देखता है तो उसे पता चलता है कि वह सेलेसियम है। इसी समय एक यंग आदमी निम से कहता है कि उस चीज को हासिल करना आसान नहीं है। युंगजी को यकीन नहीं होता कि उसने किसी को वेंटिस को उसकी कमजोर जगह पर मारते हुए देखा। लड़की बताती है कि उसने शिन को मार्केट में देखा था। उसने उसे चेकआउट पर कुछ सामान मांगते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था कि वह डंजन्स में मॉन्स्टर्स का हंट करने और फार्मिंग के लिए तैयारी कर रहा था। उसे देखते हुए यंग आदमी कहता है कि वह एक प्रोसासिन जैसा लग रहा था और उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। दूसरा सोचता है कि शिन को उस डंजन में होना ही नहीं चाहिए और लड़की कहती है कि यंग आदमी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। वह पूछती है कि क्या वे उसे अपनी जगह तक खींच कर ला सकते हैं, लेकिन युंगजी कहता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ज्यादा आसान है कि उसे सारा हैवी काम करने दो और फिर उसे लूट कर लो। मुस्कुराते हुए वह कहती है यह बिल्कुल उसी की तरह है और उन्हें बस आराम से इंतजार करना है। कैंगहू अपने रेजिस्टेंस पॉइंट्स फैलाता है, लेकिन क्योंकि माना हाइपर सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता था, वह आखिरकार थोड़ा जीवित महसूस कर रहा था। सलेसियम में एक ठंडक और दर्द कम करने वाला असर था और यह माना हाइपर सेंसिटिविटी को दबाने के लिए एक मजबूत सप्रेसर था। एक नॉर्मल डंजन ढूंढना मुश्किल था और क्योंकि यह नेचुरली बढ़ता था इसीलिए इसे बल्क में प्रोड्यूस करना कठिन था। लेकिन पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति था जो जानता था कि इसे कैसे उगाया जाए और वह ग्राउंड जीरो पर थी। वह जगह पहले एक डिमिलिटराइज्ड जोन थी और यहाँ से बहुत दूर थी। अगर लड़ाई के दौरान उसकी हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिवेट हो जाती तो वह एक पल में खत्म हो जाता। वहां से निकलते हुए वह कहता है कि अभी उसे सबसे ज्यादा जरूरत कैश की है। यूराइन कहती है कि 1 साल पहले कॉल्स इतने बुरे नहीं थे, लेकिन अब हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति कहता है कि उन्हें इक्लिप्स वाइब्स महसूस हो रही हैं और यह और भी खराब हो सकता है। कार के मिरर को देखते हुए वुमन कहती है कि वह ठीक है, उसे हर समय सतर्क रहना आदत बन गई है। गैस दबाते हुए वह एक आवाज सुनती है जो पूछती है कि क्या उसके पास रिकमेंड करने के लिए कोई हंटर है, क्योंकि उनके पास लोगों की बहुत कमी है। जब यारिन गलियों में तेजी से मुड़ती है, वह व्यक्ति कहता है कि वह उससे संपर्क किए बिना नहीं रह सका। वह शुरू में कहती है कि उसे यकीन नहीं है। शिवान उसे कहते हुए सुनता है कि उसे भरोसा नहीं है कि वह किसी ऐसे हंटर की रिकमेंडेशन कर सकेगी जो उसके लिए सही हो, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में वह सोच रही है उसे थोड़ा और समय चाहिए और वह उसके बारे में जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहती। वह कहता है कि उसकी रिकमेंडेशंस कभी गलत नहीं हुई। यह दुर्भाग्य की बात है कि कई लोग दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की वजह से खो गए। जैरन कहती है कि वह सब अतीत की बात है। वह बताता है कि उसके पास एक क्राइम सिंडिकेट के बारे में इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। जल्द ही उसे केस के बारे में एक सिक्योर ईमेल मिलेगा और वुमन उसे धन्यवाद देती है। मुस्कुराते हुए शुअन कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और जब भी उसे जरूरत होगी वह उसे ऐसी जानकारी देता रहेगा। युंगवा गिल्ड को वास्तव में कुछ मजबूत टैलेंट की जरूरत थी। आखिरी व्यक्ति को बंधा हुआ देखते हुए वह कहता है कि वह किसी और मजबूत व्यक्ति को भेजे और वह उसका अच्छा ध्यान रखेगा। वह सोचती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की रिकमेंडेशन कैसे कर सकती है जिसे अभी अभी अपनी पहली कमीशन मिली है। इस बीच शिन इब्रिया नाम के एक इंटरमीडिएट बॉस से लड़ रहा है। वह सोर्ड को एंटिटी की तरफ फेंकता है और वह उसके पैर में फंस जाता है। उसका ओपोनेंट अपने क्लॉज से हमला करता है और अबडक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके आर पार निकल जाता है और पीछे पड़े स्टोन्स को पकड़ लेता है। उसे वहां न देखकर आइब्रिया चौंक जाती है। फिर वह स्टोन्स के ढेर को उठाकर उसकी तरफ फेंकने लगती है। यंग मैन इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करके वहां से हट जाता है। क्योंकि अबडक्शन एबिलिटी ने एक बड़ा ओपनिंग छोड़ दिया था, वह उस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार था। एंटिटी उसकी तरफ स्टोन फेंकती है। वह तेजी से उसी जगह आता है जहां यंग मैन भाग रहा था। वह आगे की तरफ छलांग लगाकर बच जाता है। उसी समय स्टोन जमीन से टकराता है और टुकड़ों में टूट जाता है। क्योंकि उसने इल्यूजन मैजिक इस्तेमाल किया था, जिस व्यक्ति को स्टोन लगा था वह सिर्फ उसके क्लोन्स में से एक था। यह देखकर इब्रिया हैरान हो जाती है। कांगहू क्रॉस टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके उसके पीछे पहुंच जाता है। तुरंत वह सोर्ड पकड़ता है और उसे एंटिटी की पीठ में घोंप देता है। अचानक हुए हमले से वह चौंक जाती है। यंग मैन सोर्ड को बाहर निकालता है और उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। लड़ाई के बाद वह अपने सामने खड़ी स्कैफोल्डिंग को देखता है। एक आदमी जो यह सब देख रहा था कहता है कि उनके पास एक और आदमी है जो चोरी कर सकता है। दीवार पर दस्तक देते हुए वह बाकी लोगों को बाहर आने
खाने के लिए बुलाता है। उस जगह से वुल्फ स्पिरिट्स गुर्राते हुए बाहर आते हैं और वह आदमी कहता है कि अब खाने का समय है। वुल्फ्स अपने मालिक के इशारे की दिशा में दौड़ते हैं। वे सीधे शिन की तरफ छलांग लगाते हैं। बिना घबराए यंग मैन अपने हाथ में एक पीस ऑफ मीट प्रकट करता है और उसे वुल्फ्स को दिखाता है। वह आदमी समझ नहीं पाता कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह देखता है कि तीनों वुल्फ्स चुपचाप उस मीट को खाने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वे सामान्य मीट पर उत्साहित होने वाले प्रकार के नहीं थे। कांगू उनकी इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाता है और अपनी सोर्ड उठा लेता है। वह एक एक करके उन एनिमल्स को खत्म कर देता है। उनका मालिक इस हमले से घबरा जाता है। उसे देखते हुए यंग मैन कहता है कि एनिमल्स के मीट के लिए पागल होने की एक वजह थी। उसने उसे खास तौर पर उनके टेस्ट के लिए तैयार किया था। कुछ मिनट बाद तीनों एनिमल्स बिखर कर खत्म हो जाते हैं। गंभीर आवाज में शिन कहता है कि यह एक वार्निंग थी। वह उस आदमी से कहता है कि अगर वह अपनी जान की कीमत समझता है तो उसने जो आइटम्स चुराए हैं उन्हें वापस कर दें, और वह आदमी यारिन को गालियां देने लगता है। स्कैफोल्ड के ऊपर से वह चिल्लाता है कि अगर हिम्मत है तो आकर उसे पकड़ ले, और अंदर दौड़ते हुए शिन कहता है कि वह ऐसा ही करेगा। मुस्कुराते हुए मुकुन कहता है कि वह अच्छी तैयारी करके आया था, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं था। वह सोचता है कि कौन सा बेवकूफ दुश्मन के इलाके में ऐसे घुसता है। एक बॉम्ब फेंकते हुए वह कहता है कि वह फट जाए और मर जाए। कुंगुमाना ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके जमीन पर पड़े कई और बॉम्ब्स देख लेता है। वह शॉर्ट डिस्टेंस जंप्स का इस्तेमाल करके उनके बीच छलांग लगाता है। ये देखकर कि यह काम कर रहा है, वह आदमी चिढ़ जाता है। शिन सभी माना ट्रैप्स से बचता है और आयरन बार्स के बीच छलांग लगाता है। मुकुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। चिढ़कर वह पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वह इससे डर जाएगा। किम कहता है कि वह केओस फाइटर नाम की कॉन्स्टेलेशन द्वारा प्रोटेक्टेड है। वह दावा करता है कि वह उसे हेल की ब्लैक मैजिक दिखाएगा और उसकी तरफ मैजिक की एक वेव फेंकता है। शिन क्रॉस टेलीपोर्टेशन और शॉर्ट डिस्टेंस जंप्स का इस्तेमाल करके उस अटैक से बचता है और सीधे उसकी तरफ पहुंच जाता है। वह आदमी लगभग लेवल 50 का था और एक डार्क मेज था जिसके पास डिसोरिएंटिंग कॉन्स्टेलेशन थी। दौड़ते हुए वह कहता है कि उसे पता है कि वह क्या करने वाला है। वह यंग मैन से कहता है कि इस बार वह डॉज नहीं कर पाएगा। वह विजन कैप्चर एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और पूरा एनवायरनमेंट अंधेरा हो जाता है। अंधेरा पास आता देख शिन स्थिर खड़ा रहता है और सोचता है कि अभी समय नहीं है। अंधेरा और करीब आता है और कुंगू खुद से कहता है कि इंतजार करो। अपनी सोर्ड को आंखों के सामने रखते हुए वह कहता है कि अब समय आ गया है और आगे की तरफ दौड़ पड़ता है। मोक्यून पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि इफेक्ट क्या है ताकि वह खुद को बचा सके। यंग मैन कहता है कि उसे पता होना ही था क्योंकि वह उस एबिलिटी का क्रिएटर था। अटैक पोजीशन में खड़ा आदमी उससे कहता है कि बेकार की बातें मत करो। शिन एब्डक्शन का इस्तेमाल करता है और उसे पकड़ लेता है। वह हैरान होता है कि यह एबिलिटी एक मॉन्स्टर की थी। वह कहता है कि उस एबिलिटी में एक ओपनिंग था और ये चीटिंग था, लेकिन यंग मैन कहता है कि उसने इसे सिर्फ उसकी मूवमेंट्स को कैंसिल करने के लिए इस्तेमाल किया। तुरंत वह सोर्ड से उस पर वार करता है। इमोबिलाइज्ड होने की वजह से वह सिर्फ दर्द से चीख सकता था। किम माना डिसिपेशन का इस्तेमाल करता है। एनर्जी का एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और यंग मैन दूर जा गिरता है। अब आजाद होकर वह कहता है कि वह उसे जलाकर मार देगा। भागते हुए कांगू सोचता है कि उसकी फायरिंग स्पीड इरेगुलर है। फिर वह सोचता है कि शायद वह अपनी अवेकनिंग स्टेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई आइटम इस्तेमाल कर रहा है। ये सोचते हुए वह उस जगह से दूर छलांग लगा देता है। शिन ऊंचाई पर लटक जाता है और वह आदमी उसे रैट कहता है। एक मैजिक बॉल उसकी तरफ फेंकते हुए वह चिल्लाता है कि वह मर जाए। तुरंत मैजिक उसे हिट करता है। उसका बॉडी जमीन पर गिर जाता है और वह आदमी हंसने लगता है। वह पूछने लगता है कि उसने उसकी बराबरी करने की हिम्मत कैसे की, लेकिन नीचे देखते ही उसे अपने एनिमी जैसे कई और लोग दिखाई देते हैं। चिढ़कर वह एनर्जी छोड़ता है और हीट रेन का इस्तेमाल करके उन सब पर एक साथ हमला करता है। उनमें से 2 अटैक से बचकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। किम समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। उसी समय कुछ ऐसा होता है जो उसे डरा देता है। कंगू उसका गला पकड़ लेता है और सोर्ड को ठीक उसी जगह रख देता है जहां उसने पहले उसे घायल किया था। दर्द से चीखते हुए वह कहता है कि उसे फिर उसी जगह चोट लगी है, और जब उसे और जोर से घायल किया जाता है तो वह चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। अपने स्टमक को पकड़ते हुए और गालियां देते हुए वह पूछता है कि उसने उसे धोखा कैसे दिया। मुस्कुराते हुए शिन कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि वह हार जाएगा। शिन कहता है कि यह एक एपिक स्ट्रैटेजी थी। उसके पास सिस्टम एक वार्निंग देने लगता है। गोरिल्ला मास्टर कॉन्स्टेलेशन उसकी अटैक स्ट्रैटेजी से बहुत खुश हो जाती है।
भले ही कई कॉन्स्टलेशंस हंटर्स को देख रही हों, लेकिन स्पॉन्सरशिप बहुत रेयर होती है क्योंकि उससे बहुत एनर्जी खर्च होती है। डायमेंशनल रेडर उस स्पॉन्सरशिप को वीक सॉस कहती है, लेकिन शिन कहता है कि उसी की वजह से वह सही फैसला ले सका। वह कहता है कि वह हर एबिलिटी का इस्तेमाल करेगा जो उसे मिल सकती है। रेडर उसे नटकेस कहती है और कहती है कि वह अपने सामने खड़े एनिमी पर ध्यान दे। कुंगू आगे बढ़कर नीचे गिरे हुए आदमी की टांग पर हमला करता है। वह आदमी दर्द से चीखते हुए पूछता है कि क्या सिर्फ उसके पकड़े जाने से कुछ बदल जाएगा। वह जवाब देता है कि अगर दुनिया सिर्फ किसी एक को पकड़ने से बदल जाती तो वह वहां अपना वेपन तैयार करते हुए नहीं खड़ा होता। अपनी बात खत्म करते ही शिन उसे काट देता है और अंतिम वार कर देता है। अब जब लड़के ने टारगेट को खत्म कर दिया और उसका कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया तो वह कुछ नई स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता है। शिन अपनी सोर्ड को वापस रखते हुए उन एबिलिटीज को देखता है जो उसे अभी मिली थीं। वे विजन कैप्चर और सुपरफिशियल केओस थीं और लड़का सोचता है कि क्या उसे उसका सामान भी ले लेना चाहिए। बिना ज्यादा सोचे वह एनिमी के कपड़ों में से गियर निकालने लगता है। लूट निकालने के बाद लड़का सोचता है कि लेवल 50 होने के हिसाब से उसके ओपोनेंट के पास काफी अच्छे आइटम्स थे। वह कहता है कि इन ग्लव्स के साथ वह डैगर से मना थ्रेड जोड़ सकता है। आर्मर उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा और रिंग उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाएगी। आखिर में वह गॉड ऑफ ईविल का एक टैलिस्मन निकालता है जो हर सेकंड एक माना खर्च करके स्किल कूल डाउन को कम कर देता है। सभी आइटम्स पहनने और चेक करने के बाद कंगू स्टैट्स को फिर से देखता है और कहता है कि यह आइटम सबसे अच्छा बफ था जो उसे मिल सकता था। लड़का सोचता है कि उसने सब कुछ ले लिया है और रैंक 9 आइटम्स को बेच देना चाहिए, और अगर वह लेवल 20 तक पहुंच गया तो यह शानदार होगा। अपने नए आउटफिट में उस जगह से निकलते हुए वह सोचता है कि इस तरह वह अल्टीमेट असैसिन स्किल का इस्तेमाल कर सकेगा। अब सड़कों पर उसे अजीब लगता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है, जबकि यह क्लॉड रैबिट जोन था। दूर एक मैग्नीफाइंग ग्लास की चमक उसकी नजर में आती है। एक बिल्डिंग के ऊपर एक हंट्रेस अपने बॉस से पूछती है कि क्या वे जल्दी खत्म कर सकते हैं ताकि लड़के का लूट ले सकें, और बॉस सिर हिलाता है। बॉस पीछे छिपे अपने क्रू को लाइट सिग्नल भेजता है। उनमें से एक सिग्नल देखकर कहता है कि वह मॉन्स्टर्स छोड़कर कंगू को थका देगा, जबकि वे लोग आजाद हो जाएंगे। छोड़े गए रैबिट्स शिन के कपड़ों पर खून की गंध महसूस करते हैं और उसकी तरफ दौड़ते हैं, जबकि उन्हें देखकर वह राहत महसूस करता है। रैबिट्स आसानी से गिर जाते हैं। उन्हें खत्म करने के बाद सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि कंगू लेवल 20 पर पहुंच गया है। स्पॉन्सरशिप की वजह से उसकी नई स्किल एक्सेलरेटेड स्टैबिंग अपग्रेड होकर ब्लडी स्टैब बन गई है। हंट्रेस हैरान हो जाती है कि मॉन्स्टर्स इतनी जल्दी गिर गए, और बॉस मौका देखकर उस पर हमला करता है। बिल्डिंग से कूदते हुए वह लड़के की तरफ झपटता है और वार करने के लिए तैयार हो जाता है। बॉस अपनी सोर्ड से जमीन पर जोर से वार करता है, जबकि शिन एक तेज जंप से अटैक से बच जाता है। कंगू सोचता है कि यह आदमी कौन है और क्या उसे लूटने की कोशिश कर रहा है, और मुश्किल से अपना सिर कटने से बचाता है। गुस्से में उसका ओपोनेंट पूछता है कि क्या वह बहुत धीमा है, और एक एडवांस्ड स्किल का इस्तेमाल करके फिर हमला करता है, लेकिन शिन बच जाता है और उस पर ब्लडी स्टैब लगा देता है। क्योंकि एनिमी की रिकवरी एबिलिटी 10 हिट्स के बाद खत्म हो जाती, वह सोचता है कि उसे लगातार हमला करना होगा, लेकिन बॉस उस अटैक को हंसकर टाल देता है, और हंट्रेस आत्मविश्वास से कहती है कि बॉस एक बर्जर्कर है जो लड़ाई के साथ और मजबूत होता जाता है। थोड़ी देर बाद ओपोनेंट फिर हमला करता है, जिसे लड़का डॉज कर लेता है और सोचता है कि वह सच में बर्जर्कर कहलाने लायक है, लेकिन उसके वाइल्ड स्विंग्स बहुत ओपनिंग्स छोड़ते हैं और वह बॉस पर फिर वार करता है। वह लगातार उसे उकसाता है और हमला करने को कहता है, लेकिन लड़का सोचता है कि उसे बस 4 और हिट्स करने हैं। जैसे ही वह करीब आता है, ओपोनेंट को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसकी विजन धुंधली होने लगती है। कुंग हू उसके बिल्कुल पास पहुंचकर विजन कैप्चर स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे वह इनकैपेसिटेटेड हो जाता है। फिर वह सुपरफिशियल केओस स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे वह पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। इन सभी ओपनिंग्स का फायदा उठाकर शिन कई बार हमला करता है। बर्जर्कर भले ही उसे स्टैब्स महसूस नहीं होते, फिर भी अपनी सोर्ड घुमाता रहता है और कहता है कि उसे कट्स का एहसास ही नहीं हुआ। जब सारे इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो उसे फिर से दिखाई देने लगता है और गुस्से में पूछता है कि क्या ट्रिक्स खत्म हो गईं। लेकिन तभी उसे दर्द की एक लहर महसूस होती है और वह सोचने लगता है कि क्या हो रहा है और उसकी ताकत क्यों कम हो रही है। दोनों कुछ पल के लिए रुक जाते हैं और हंट्रेस बॉस के लिए चिंतित हो जाती है, जबकि उसका साथी घबराने लगता है। गुस्से में बर्जर्कर चिल्लाता है कि जितना ज्यादा उसे चोट लगती है उतना वह मजबूत होता जाता है, लेकिन तभी एब्डक्शन स्किल एक्टिवेट हो जाती है। कुंग हू आगे बढ़ता है और बॉस के सीने में फेटल स्टैब कर देता है और उसे ह्यूमन कहता है, भले ही वह बर्सर्कर हो। वह कहता है कि अगर बॉस बहुत ज्यादा खून बहा दे तो वह खत्म हो जाएगा, और बूम, बॉस जमीन पर गिर जाता है, जिससे दोनों पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। हंट्रेस और उसका साथी घबरा जाते हैं और शिन से दूर भागने लगते हैं। लड़का सोचता है कि अगर यहाँ बैंडिट्स मौजूद हैं
तो हंटर्स की नेशनल सिक्योरिटी पूरी तरह फेल हो चुकी होगी। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसने ब्लड ग्लटन कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। कंगू काफी एक्साइटेड होता है और अपनी कॉन्स्टलेशन से कहता है कि उसने एक ही दिन में 2 हासिल कर लिए। वह कहता है कि अब तो उसे स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन लूटर उसे सिर्फ एक वियर्डो कह देते हैं। एब्जॉर्प्शन और असैसिनेशन स्किल्स के लिए मशहूर यह आदमी अब भी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचता है। वह घुटनों के बल बैठे आदमी से बात करते हुए कुछ अच्छे लूट उठाने की बात करता है, जिनमें एक मैजिक रेजिस्टेंस ब्रेसलेट भी शामिल है। स्पीड बढ़ाने वाले शूज के अलावा उसके पास एक ग्लव भी है जो उसकी फिजिकल रेजिस्टेंस बढ़ाता है। वह सोचता है कि अगर इस ग्लव को थ्रोइंग वाले ग्लव के साथ मिलाया जाए तो डिफेंस और अटैक दोनों का बैलेंस बन सकता है। इस सेटअप के साथ वह मुश्किल एनिमीज को ज्यादा एफिशिएंट और स्ट्रेटेजिक तरीके से हैंडल कर सकता है। वह सोचता है कि क्या उसे कमीशन खत्म कर देना चाहिए और एक्साइटेड महसूस करते हुए चलना शुरू कर देता है। डेजॉन में दूर कई बिल्डिंग्स दिखाई देते हैं और सामने एक चौड़ी सड़क फैली हुई है। मैजिक शूज तेज रोशनी से चमकने लगते हैं, जिससे आसपास के लोग उसे देखने लगते हैं। वुमन हैरान हो जाती है और विश्वास नहीं कर पाती कि उसने वार्डो शूज इतनी आसानी से ढूंढ लिए। वह बस एक सिंपल और पोलाइट थैंक यू कहकर उनकी छोटी सी बातचीत खत्म कर देता है। सनकी कहता है कि पहला कमीशन आमतौर पर एक छोटा टेस्ट होता है और उसने इसे आधे लोगों से बेहतर तरीके से पूरा किया। वह यह भी कहता है कि पहला कमीशन लेने वाले 50% लोग मर जाते हैं और उस वुमन के कोल्ड और कैलकुलेटिंग दिमाग की वजह से हाई रैंक कमीशंस में उसकी सक्सेस रेट बहुत ऊंची है। वादा निभाते हुए ब्लैक कपड़े पहने वुमन उसे एक डंजन अटैक पास देती है जहां कई इंटरमीडिएट बॉसेस हैं। वह सावधानी से उसे सभी डॉक्यूमेंट्स देती है जिनकी उसे मिशन के लिए जरूरत होगी। गैपयोंग स्टेशन के पास मोर ऑफ हाउलिंग विंड्स में 4 इंटरमीडिएट बॉसेस और एक फाइनल बॉस हैं। शिनगैंगू पेपर पढ़ता है जबकि वह पूछती है कि क्या उसे पढ़ना पसंद आ रहा है। हल्की मुस्कान के साथ वह सोचता है कि यह ऐसा डंजन है जहां से वह 5 एबिलिटीज हासिल कर सकता है। इसलिए वह कहता है कि आइटम को अगले दिन सुबह के लिए रिजर्व कर दिया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर वह तैयार मिले। बातचीत जारी रखते हुए वह सोचता है कि क्या वह सच में खरीदने वाली है और उसके फैसले को लेकर थोड़ा क्यूरियस होता है। किम मुकुंद ने सच में काफी आइटम्स इकट्ठा किए थे और वह इसमें एक अच्छा डील का मौका देखती है। वे दोनों एक नए मिशन के बारे में बात करने लगते हैं और डिटेल्स ध्यान से देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट उस पेपर पर एक आदमी की तरफ इशारा करता है जो उसने उसे दिया था। उसका नाम हो जुंग टी है और उसके खिलाफ नेशनल आइटम्स चोरी करने और बॉडीली हार्म करने के आरोप हैं। सनकुई कहता है कि उसका हाइड आउट ढूंढना मुश्किल होगा क्योंकि वह ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन यह समस्या नहीं है क्योंकि उसे ट्रैक करने का तरीका मौजूद है। जिन आइटम्स की उसे जरूरत नहीं थी उन्हें बेचने के बाद उसने 250 मिलियन वॉन कमा लिए। फोन कॉल करते समय वह सोचता है कि इस पैसे से उसे अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आती है और पूछती है कि कौन बोल रहा है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत कहता है कि वह 10 सेलेसियम खरीदना चाहता है और जगह यांगन स्टेशन है। एक मूंछों वाला आदमी जवाब देता है कि उसे समझ आ गया और जल्दी से कॉल खत्म कर देता है। कॉल के बाद वह सोचता है कि डंजन इन्वेजन से पहले अभी समय है। वह तय करता है कि क्लब हेडीज में जाकर ड्रिंक लेगा और कुछ जानकारी भी इकट्ठा करेगा। अचानक 2 लोगों के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है और सबका ध्यान उधर चला जाता है। लंबे भूरे बालों वाला आदमी बुरी तरह घायल होता है और उसके आसपास चिल्लाने लगता है। बाकी लोग उस लड़ाई को देखकर बहुत उत्साहित होते हैं और ऐसे चीयर करते हैं जैसे सुपर बोल चल रहा हो। शिनगैंगहू लाल बालों वाले बारटेंडर से कहता है कि वह अपनी सारी रकम बेट करना चाहता है। अजीब सी नजर के साथ वह सेलेसियम बर्स्ट का एक ग्लास मांगता है। बेनी नाम की लड़की ये अनयूजुअल ऑर्डर सुनकर हैरान हो जाती है। हंसते हुए वह कहती है कि उस ड्रिंक का टेस्ट बहुत अजीब होता है और आमतौर पर कोई उसे ऑर्डर नहीं करता। वह सोचने लगता है कि ऐसे क्लब्स में बारटेंडर्स के पास अक्सर अच्छी जानकारी होती है, लेकिन यह जानकारी अभी वेरीफाई नहीं हुई थी, इसलिए उसे इसकी सच्चाई पर थोड़ा शक था। तभी वह फिर से अपनी आंखें फैलाता है क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह हैरान रह जाता है। उसके सामने अचानक एक नया कैरेक्टर दिखाई देता है और उसकी अनएक्सपेक्टेड एंट्री देखकर वह पूरी तरह चौंक जाता है। शॉर्ट हेयर और टाइट ड्रेस पहने एक वुमन बार पर आराम से बैठी हुई है। वह इक्लिप्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर कांग दोंग युन की राइट हैंड वुमन है, जिसे हंटिंग डॉग चाओ ही कहा जाता है। अपना ड्रिंक उठाते हुए मेन डूड सोचने लगता है कि क्या इक्लिप्स उसका पीछा कर रहा है। मुस्कुराते हुए रेड हेयर्ड बारटेंडर कहती है कि उसके जैसे हैंडसम आदमी को इस क्लब में फिर से देखना मुश्किल होगा। क्यूरियस होकर वह पूछता है क्यों, और वह बताती है कि उसने सिर्फ रूमर्स सुने हैं। सीक्रेट बताने के अंदाज में झुककर वह कहती है कि इक्लिप्स क्लब को अपने कब्जे में लेने वाला है। वह जोड़ती है कि उनकी योजना शायद बार में मौजूद हंटर्स को अलग अलग करना और उन्हें माइन तक घसीट कर ले जाना है। ये बिल्कुल इक्लिप्स के ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा लगता है। अचानक उसे समझ आता है कि चाशी वहां क्यों थी। वह सोचता है कि सबसे समझदारी यही होगी
कि इस खतरनाक जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए। अचानक कुछ होता है और बारटेंडर तथा मेन डूड दोनों मुड़कर देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है। उसे एहसास होता है कि हालात बहुत खराब हो गए हैं और वह घबराने लगता है। काले कपड़ों में हथियार लिए लोगों का एक ग्रुप अचानक क्लब में घुस आता है। सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। तभी कोई चिल्लाता है कि क्या यह इक्लिप्स है। एक बारटेंडर डरकर भाग जाता है और केओस से सब लोग उत्तेजित हो जाते हैं। एक आदमी खतरनाक मुस्कान के साथ सबको सावधान रहने की चेतावनी देता है। घबराहट फैल जाती है और बार के लोग भागने लगते हैं, जिससे एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। सूट पहने एक आदमी खुद को बचाने की कोशिश करता है और डर से कांप रहा होता है। आखिरी कोशिश में वह पूरी ताकत से काले कपड़ों वाले आदमी पर झपटता है। हथियारों की टक्कर की आवाज गूंजती है, जैसे कोई गलत दिशा में गया रॉक कॉन्सर्ट हो। चश्मा पहने आदमी हवा में कुछ अजीब महसूस करता है। शिन गैंग-हू उसके ठीक सामने खड़ा है और दोनों की नजरें मिल जाती हैं। एक्स पकड़े वह पूछता है कि क्या मेन डूड अपनी मौत से मिलना चाहता है, लेकिन शिन उससे भी तेज निकलता है और क्रॉस टेलीपोर्टेशन अटैक कर देता है। दुश्मन पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है और समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। उसे पता भी नहीं चलता और अचानक उसे एक जोरदार वार लगता है। जब तक वह जमीन पर गिरता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चेसी दूर से ये सब केओस देख रही होती है, बिल्कुल शांत और हर मूव को कैलकुलेट कर रही होती है। वह पूरे सीन को एनालाइज कर रही है और चेस मास्टर की तरह अपना अगला कदम सोच रही है। फिर वह अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आती है। वह मेन डूड के पीछे बिल्कुल बिना आवाज किए पहुंचती है। वह उसकी प्रेजेंस महसूस करता है जब वह पास आती है। स्टेल्थ मोड एक्टिवेट हो चुका है। उसके पीछे एक शार्प नाइफ छिपा हुआ है, वार करने के लिए तैयार। एक तेज हरकत में वह अपना नाइफ शिन गैंगू की तरफ फेंक देती है। हीरो को तुरंत सोचकर प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, लेकिन नाइफ पीछे से चुपके से आ रहे एक एनिमी को जाकर लगता है और उसे वहीं गिरा देता है। दर्द महसूस करते हुए वह आदमी सिर्फ उसे घूर सकता है और कुछ भी करने की हालत में नहीं होता। इसके तुरंत बाद वह दूसरा घातक वार करती है और उसे सांस लेने का मौका भी नहीं देती। वह पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसकी बातें बिल्कुल अजीब लगती हैं। बिना कुछ कहे शॉर्ट हेयर्ड गर्ल लगातार हमला करती रहती है। बिना झिझक वह हर उस आदमी से लड़ती है जो उसके करीब आने की कोशिश करता है। पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वह लड़ती रहती है, जबकि वॉरियर्स समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। लड़की कहती है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जिसने उसका ध्यान खींच लिया, और वह पूछती है कि वह किस गिल्ड से है। गंभीर आवाज में वह जवाब देता है कि उसे कहीं बंद कर रहना पसंद नहीं है। मुस्कुराते हुए वह पूछती है कि क्या वे बिजनेस की बात कर सकते हैं, और वह मान जाता है। तभी और हथियारबंद आदमी वहां पहुंच जाते हैं और दोनों के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। उनमें से कोई भी समझ नहीं पाता कि इन्वेस्टिगेटर्स क्यों हमला कर रहे हैं, और उनकी योजना पूरी तरह बिगड़ जाती है। उसकी नजरें तेज हैं, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं है और सबसे लड़ने को तैयार है। उसके मूव्स देखकर आदमी घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि कैसे प्रतिक्रिया दें। आदेश भरी आवाज में वह काले कपड़ों वाले आदमियों को आगे बढ़कर हमला करने का आदेश देती है। चारों तरफ केओस और कंफ्यूजन फैल जाता है और किसी को समझ नहीं आता कि इस स्थिति को कैसे संभालें। मजबूरी में वे दोनों पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जो अपने हथियारों के साथ तैयार खड़े हैं। शिनुंगहू समझने लगता है कि यह सब उसकी मास्टर प्लान का हिस्सा है। वह सोचता है कि शायद वह उसकी स्किल्स को टेस्ट कर रही है। दृढ़ निश्चय के साथ वह तय करता है कि वह इस सिचुएशन का फायदा उठाएगा और लाइटनिंग फास्ट मूव्स के साथ फाइटर्स पर हमला कर देता है। मेन डूड अपनी स्पेशल एबिलिटीज में से एक का इस्तेमाल करता है और उसे बेहद तेज और इफेक्टिव तरीके से लागू करता है। हर दिशा से अटैक्स आने लगते हैं और पूरा स्थान एक वॉर जोन में बदल जाता है। उनमें से एक आदमी हीरो को डिसार्म कर देता है और यह उसे खत्म करने का बिल्कुल सही मौका था, लेकिन उसके पास हमेशा कोई न कोई चाल होती है और वह पीछे हटने से इनकार कर देता है। तेज और सटीक मूव्स के साथ वह उस केओटिक सीन में सबको पीछे छोड़ देता है। उसकी स्किल्स इतनी जबरदस्त थीं कि आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एक साफ वॉर में उसने दुश्मन का एक हाथ काट दिया और उसे तुरंत लड़ाई से बाहर कर दिया। वुमन ये देखकर चौंक जाती है और सोचने लगती है कि शायद वह टेलीकिनेसिस जैसी कोई अजीब पावर इस्तेमाल कर रहा है। वह थकी हुई नजरों से उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखें भारी थीं, जो दिखा रही थीं कि वह इस भयंकर लड़ाई में खुद को कितना पुश कर रहा था। बिना समय गंवाए वह सबको इमरजेंसी एग्जिट की तरफ जाने को कहता है। वह निकलने के लिए तैयार था, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि वह भागने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में कमांडर चिल्लाता है कि उस आदमी का पीछा करो। वह और वुमन दौड़ पड़ते हैं, जबकि कुछ लोग उनका पीछा करते हैं और कुछ हॉल में ही रुक जाते हैं। क्यूरियस होकर वुमन उससे सवाल पूछने लगती है कि क्या वह किलर है या उसके पास कोई मैजिक ट्रिक्स हैं। वह मुस्कुराते हुए अपना गियर दिखाता है, जैसे वह हर स्थिति के लिए तैयार हो। अपने मैजिक ग्लव का इस्तेमाल करके वह डैगर से मना थ्रेड जोड़ने की कोशिश करता है। वह बस इतना कहता है कि वह जो चाहे सोच सकती है।
दौड़ते हुए उसे सड़कों पर कई एनिमीज दिखाई देते हैं जो लड़ाई के लिए तैयार थे। तभी एक लाउड अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि ब्लैक लायन क्रू क्लब में केओस फैला रही है। हॉल में मौजूद लोग कस्टमर्स पर हमला कर रहे थे जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। चारों तरफ पूरी अफरा तफरी थी। अनाउंसमेंट में कहा जाता है कि एक्लिप्स इस स्थिति को जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है और भागने वालों को पकड़ रहा है, लेकिन शिन गंगू अभी भी वहां सबसे तेज और चालाक आदमी था। उस पर फेंका गया हर पंच वह अपनी जबरदस्त एजिलिटी और प्रिसिजन से डॉज कर देता है। वह एनिमीज के बीच से निकलकर पलटकर जोरदार हमला करता है और एक एक करके उन्हें गिरा देता है। तभी उसके सामने एक नई सिस्टम वार्निंग दिखाई देती है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि उसका मतलब क्या है। उसे कॉन्स्टलेशन से एक अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिलता है जो इस कैओटिक फाइट में उसके जस्टिस वाले एक्शंस की तारीफ करता है। एक सोल्जर 2 नाइव्स लेकर उस पर झपटता है, लेकिन वह हंस देता है जैसे यह सब मजाक हो। वह एक नाइफ सीधे उसके माथे की तरफ फेंक देता है और वह आदमी कुछ समझ ही नहीं पाता। वुमन उसके जस्टिस वाले शब्दों के बारे में सोचने लगती है और खुद से पूछती है कि क्या इस केओटिक और अनफेयर दुनिया में सच में जस्टिस नाम की कोई चीज है। लेकिन प्रोटोगोनिस्ट को इसकी परवाह नहीं थी। वह पूरी तरह अपने गोल पर फोकस्ड था। सोल्जर्स फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि वे स्पॉन्सर का बदला चुकाएंगे। तभी एक एक्स हवा में उड़ता है और दीवार से टकराकर जोरदार आवाज करता है। शिन गैंग हू उसी मौके का फायदा उठाकर दीवार पर पैर रखकर ऊपर उछल जाता है। वह सीढ़ियों के ऊपर खड़े आदमी पर पूरी ताकत से हमला करता है। शॉर्ट जंप होने के बावजूद उसका वार इतना तेज था कि उसने एक ही बार में 3 एनिमीज को गिरा दिया। नीचे उतरने के बाद वह घुटनों पर गिर जाता है क्योंकि इतनी मेहनत से उसका शरीर जलने जैसा महसूस कर रहा था। तभी पास में फुटस्टेप्स की आवाज आती है जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। चासी जमीन पर पड़े एक आदमी से नाइफ उठाती है और किसी भी स्थिति के लिए तैयार हो जाती है। वह इस पल की पहले से उम्मीद कर रही थी। इस बीच शिन गैंग हू लगातार दौड़ता रहता है और अपने रास्ते में आने वाले हर डोर को लात मारकर खोलता जाता है। दूर उसे चासी दिखाई देती है जो सेफ रूट की तरफ इशारा कर रही होती है। राहत महसूस करते हुए गर्ल खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने सही रास्ता ढूंढ लिया है। बाहर अंधेरी रात में आसमान में स्टार्स चमक रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। दोनों आखिरकार क्लब से बाहर निकल जाते हैं और पीछे केओस छोड़ देते हैं। एक्लिप्स सोल्जर्स अभी भी उनका पीछा कर रहे थे और हार मानने को तैयार नहीं थे। छिपकर वे सही मौके का इंतजार कर रहे थे। वुमन उसे सलाह देती है कि वह गिल्ड से अलग कहीं ज्यादा फ्री तरीके से काम करे। तेज नजरों से वह उसे एक कार्ड देती है और कहती है कि वहां पे भी बहुत अच्छा होगा। हीरो कहता है कि कुछ जरूरी काम निपटाने के बाद वह उससे कांटेक्ट करेगा। इतना कहकर वह मुड़ता है और अंधेरे में अकेले आगे बढ़ जाता है। सबऑर्डिनेट वहीं खड़ी रही, नए ऑर्डर्स या सिग्नल का इंतजार करती हुई। उसने अपने मास्टर का कॉल उठाया जिसे किसी बहुत जरूरी बात पर बात करनी थी। कुछ प्रिजनर्स को देखते हुए उसने शांत स्वर में कहा कि वहां सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई समस्या नहीं है। उसने पूछा कि क्या मास्टर चाहता है कि वह किसी की जांच करे। बस एक नाम चाहिए। लोकेशन चुन कुमयांग का डिटेंशन सेंटर। जिस व्यक्ति की जांच करनी थी वह कोई और नहीं बल्कि शिन गांगू था। एक ट्रेन स्टेशन पर बहुत सारे लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे, उतर रहे थे और प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे। कोई ट्रेन से उतरा, ब्लैक शूज और टाइट पैंट्स पहने हुए। वह शिन गैंग था जिसने समझ लिया कि कैओशी की रिएक्शन की वजह से वह अभी वांटेड नहीं था, लेकिन उसे पता था कि सुरक्षित रहने के लिए डेजोन से निकल जाना समझदारी होगी। एक्लिप्स हाल ही में अपना इन्फ्लुएंस फैला रहा था और गप्योंग जाने वाली ट्रेन्स पर नजर रख रहा था। उसके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता योंगसन स्टेशन था। उस आदमी ने एक कार्डबोर्ड बॉक्स को फाड़ना शुरू किया और टेप को ऐसे चीर दिया जैसे वह कुछ भी नहीं हो। उसने अपना ऑर्डर चेक किया और सब ठीक था। उसे ट्रॉफी की तरह पकड़कर वह स्टेशन के पास एक हिडन जगह में चला गया और राहत की एक लहर महसूस की। आसपास नजर रखते हुए उसने पास में हो रही एक बातचीत सुनी। फजी जैकेट पहने एक आदमी फोन पर कह रहा था कि दूसरी तरफ वाले को बस आगे आना होगा। अचानक उस आदमी को लगा कि कोई उसे देख रहा है और वह घबरा गया। चिल्लाकर पूछने लगा कि क्या चल रहा है। वह बस चाहता था कि फोन पर बात कर रहा आदमी योंगन स्टेशन पर आ जाए। एक ग्रे हेयर्ड आदमी लॉन्ग कोट पहने केओस को कंट्रोल कर रहा था। सोल की एक बिल्डिंग में लोग एक बड़े स्क्रीन को देख रहे थे। वहीं जुंगवा गिल्ड के डंजन्स थे जहां सिक्योरिटी बहुत कड़ी थी, लेकिन वही एक जगह भी थी जहां नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी सच में अपना काम करती थी, एक बड़ा मार्केट चलाती थी और प्राइसेस को बहुत ऊंचा रखती थी। मेन कैरेक्टर को एहसास हुआ कि उसे प्रैक्टिकल यूसेज डेट को छोड़कर कुछ बदलना होगा। वह अपनी यूनिक स्किल्स और उन आइटम्स के बारे में सोचने लगा जो उसने समय के साथ इकट्ठा किए थे। दृढ़ निश्चय के साथ उसने उन आइटम्स में से एक उठाया और अपने फैसले का वजन महसूस किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस आइटम को एक हाथ से तोड़ दिया।
अपनी ताकत और डिटर्मिनेशन दिखाते हुए। उसके लिए वह ताकत आने वाली किसी भी चीज का सामना करने के लिए काफी थी। अगर वह 30 मिनट से ज्यादा कॉम्बैट से बाहर रहता तो उसकी रिकवरी स्पीड 2 गुनी हो जाती। बाकी हंटर्स के विपरीत उसे मना की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके पास स्पेशल एबिलिटीज थीं। डैगर को मजबूती से पकड़े वह शहर की खाली सड़कों पर चलता रहा। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे चौंका दिया और वह वहीं रुक गया। एक फैमिली वहां से गुजर रही थी और बच्चा डिनर के लिए चिकन मांग रहा था। माँ मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी तथा जुंग हुआ गिल्ड उनकी रक्षा कर रहे हैं। शिन गांगहू ये सब देखता है और सोचता है कि यह ब्लाइंड फेथ का उदाहरण है। फैमिली से दूर जाते हुए एक आवाज उसका ध्यान खींचती है और वह पीछे मुड़कर देखता है। कुछ क्रिमिनल्स उस फैमिली पर हमला कर रहे थे और बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पिता उनसे रुकने की भीख मांग रहा था। लड़का डर से कांप रहा था, लेकिन हुड पहने आदमी को कोई दया नहीं थी। आसपास के लोग नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से मदद के लिए चिल्लाने लगे। पैनिक बढ़ता जा रहा था और शिन गैंग, जो उन क्रिमिनल्स को खत्म करने के लिए तैयार था, दिन के उजाले में भी आगे बढ़ गया। वह आगे आता है और हुड पहने आदमी से कहता है कि वह उसे सिंसेरिटी दिखाएगा, जिससे आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं। सबकी आंखें फैल जाती हैं क्योंकि उन्होंने किसी अनपेक्षित व्यक्ति को आते देखा। क्रिमिनल्स दूर से च्युआन हियोंग को देखकर घबरा जाते हैं। यह समझते ही कि वे मुसीबत में हैं, सब लोग हैरान रह जाते हैं जब युंग हुआ गिल्ड का शिन गैंग वहां दिखाई देता है। उसकी कॉन्स्टलेशन फेंसिंग और स्पेशल ट्रिक्स में बहुत माहिर थी। मेन कैरेक्टर हैरान था कि वह आदमी वहां क्यों आया, क्योंकि वह आमतौर पर ऐसी चीजों में नहीं पड़ता था। च्यूवी क्रिमिनल्स पर हमला करता है और उनकी तरफ एक कार्ड फेंकता है। थग्स में से एक उसे हवा में पकड़ लेता है और शक से देखने लगता है। सूट पहने आदमी कहता है कि अगर वह बच्चे को वापस कर दें तो वे जो चाहें ले सकते हैं। दूसरा थग तुरंत बच्चे को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन बच्चा जोर से जमीन पर गिरता है और उसका पिता दौड़कर उसे देखने आता है। जब थीव्स भाग जाते हैं तो स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी होती है और चिए गुआन ह्युंग पीछे हट सकता था। परिवार सुरक्षित था और वह आदमी अपराधियों के पीछे चला गया। शिन गंगू को एहसास हुआ कि वह कितना ताकतवर और बहादुर था। वह एक प्रो सोर्ड्समैन था जो स्पेशल एबिलिटीज में विशेषज्ञ था, जिससे वह लड़ाई में एक वाइल्ड कार्ड बन जाता था। यह तय करके कि वह उन 2 हुडेड आदमियों को इतनी आसानी से भागने नहीं देगा, सोर्ड्समैन ने अपनी सारी ताकत खोल दी और उन दोनों हुडेड आदमियों पर बेरहम वार किए। दोनों लोग पूरी तरह से खो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस अफरा तफरी में क्या हो रहा है। सटीक और ताकतवर वारों के साथ उसने उन्हें गिरा दिया। उन्हें पलटकर लड़ने का कोई मौका नहीं मिला। उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, क्योंकि च्युआन हयोंग बिजली की तरह तेज था। जब मास्क उतरा तो अपराधियों में से एक का चेहरा सामने आ गया। वह वही आदमी था जो पहले स्टेशन पर फोन पर बात कर रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त खत्म हो चुका है। अपनी जान की भीख मांगते हुए वह रोते हुए कहने लगा कि उसने वही किया जो उसे बताया गया था और वह बस एक्टिंग कर रहा था। आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति को यह सुनाई नहीं दे रहा था कि वे दोनों क्या कह रहे थे। हताश होकर वह आदमी लगातार अपनी जान की भीख मांगता रहा। उसने उस डरावने आदमी के सामने खड़े होने का फैसला किया जिसने उसे पूरी तरह डरा दिया था, लेकिन कोई भी उसकी पागल ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए च्युआन हयोंग ने दूसरे अपराधी को भी खत्म कर दिया और आराम से चलता हुआ दूर चला गया, सबको यह बताते हुए कि अब सब सुरक्षित है। अब यह कुछ ऐसा था जिसे हीरो पहले से ही आते हुए देख रहा था। उसने बाहर के हंटर्स का इस्तेमाल करके युंग हुआ गिल्ड में जनता का भरोसा बढ़ाया और सारे अधिकार अपने हाथ में लेने की तैयारी कर ली। लोग उसे धन्यवाद दे रहे थे जब मेन कैरेक्टर वहां से चला गया, सोचते हुए कि आगे आने वाले सारे मौके बाद में च्युआन हयोंग के हिस्से में आएंगे। हाथ में एक नोटपैड लिए एक सच्ची माफी की आवाज सुनाई दी। उस आदमी ने एक कागज थमा दिया जिसमें उस फरार कैदी के बारे में सारी जानकारी थी जिसका जिक्र उस औरत ने किया था। बिना एक पल गंवाए उसने फाइल पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे वह कोई ताजा गॉसिप हो। पेज दर पेज उसने उस सामग्री में मौजूद सारी जानकारी पढ़ डाली। शिनगंगहू जंगल में 2 आदमियों के पास पहुंचा। उनमें से एक ने उसे तुरंत पहचान लिया। प्रोटैगनिस्ट की फाइल चाशी के हाथों में थी। वह मुस्कुराई और बोली, फोटो में जो व्यक्ति है वह बहुत जाना पहचाना लग रहा है। हीरो ने कहा कि समय आ गया है और पोर्टल में कदम रखने को कहा। गार्ड ने बताया कि डंजन की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर सेंटिनल को शिन गंग याद आया जिसने कहा था कि उसका लेवल 20 है। यह सुझाए गए लेवल से काफी कम था, जिससे स्थिति उम्मीद से ज्यादा खतरनाक हो गई। उन्होंने प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि क्या वह आगे आने वाली चुनौतियों को देखते हुए सच में ठीक रहेगा। वह सोचने लगा कि अपने भविष्य के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए लेवल बढ़ाना बेहद जरूरी है। न्यूनतम लक्ष्य
लेवल 50 तक पहुंचना था, जिसके लिए बहुत मेहनत और ग्राइंड की जरूरत पड़ने वाली थी। उसे जल्दी लेवल अप करना था, भले ही शुरुआत में कुछ भारी चोटें क्यों न सहनी पड़े। अचानक दृश्य पूरी तरह बदल गया और दूर दूर तक फैले विशाल पहाड़ नजर आने लगे। शिनगंगहू रेगिस्तान में आगे बढ़ता रहा, एक भयंकर तेज हवा से लड़ते हुए जो उसके कदमों को डगमगा रही थी। उसके लिए सामने क्या है यह देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। इस वीराने के बीच उसे रास्ता दिखाने वाली एकमात्र चीज उसके अपने पैरों के निशान थे। वह तब उछल पड़ा जब वह रास्ते के एक हिस्से पर पहुंचा। वहां एक विशाल खाई थी जो पूरी तरह नजरों से छिपी हुई थी। वह आदमी लगभग उस विशाल गड्ढे में गिर ही गया था जो उसका रास्ता रोक रहा था। तभी उसके पीछे से एक आवाज गूंजी। आसपास के इलाके में कई डरावनी आंखें चमकने लगीं। वे छिपकली जैसी प्रजाति के जीव थे जो उसे घूर रहे थे। अगर सब कुछ सही रहा तो हीरो अपने लक्ष्य तक उम्मीद से भी जल्दी पहुंच सकता था। वे छिपकलियां तेजी से उसकी ओर झपटीं, पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार। इस बीच चासू ही अभी भी उस फरार अपराधी के बारे में जानकारी खंगाल रही थी। वह पीछा करने के विश्लेषण के नतीजों के बारे में और जानना चाहती थी। उस आदमी का मानना था कि शिनगंग ने लेवल 100 हंटर को भी चकमा दे दिया था, जो बेहद ज्यादा माना वाला व्यक्ति था। फिर भी वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने सिर्फ लेवल 10 स्किल्स के साथ अगले मिशनों को कैसे पूरा कर लिया। एक तस्वीर का बारीकी से विश्लेषण किया जाने लगा। चासोई ने मदद के लिए डायरेक्टर को धन्यवाद दिया। साथ ही उसने यह भी बताया कि वह कुछ दिन पहले उस फरार व्यक्ति से मिल चुकी थी। उसने यह भी जोड़ा कि उसे लगा था कि वह लेवल 100 पर है और डायरेक्टर हैरान रह गया, इसलिए उसे वह जानकारी नहीं मिली जो उसे दी गई थी और उसे वह पूरी तरह बेकार लगी, क्योंकि रिसर्चर्स तो कैरेक्टर का लेवल भी पता नहीं लगा पाए थे। पहाड़ों में वापस हीरो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाता रहा। छिपकलियों ने हमला किया, लेकिन उसकी ताकत बिल्कुल अलग स्तर की थी। डैगर ने उनमें से एक को बिल्कुल सही निशाने पर मारा। निशाना उस क्रीचर के पेट पर था, बिल्कुल योजना के मुताबिक। मैजिक ग्लव का इस्तेमाल करते हुए उसने सोचा कि उन सबको खत्म करने में बहुत समय लग जाएगा। उसने अपने खून से सने हथियार को उस क्रीचर के पेट से खींचा, बिना झिझक लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार। एक सटीक और विनाशकारी वार के साथ उसने एक साथ कई को खत्म कर दिया, अपनी ताकत दिखाते हुए। प्रोटैगनिस्ट ने तेजी से गणना की, यह पता लगाते हुए कि कौन से दुश्मन अभी भी खड़े हैं और अपनी अगली चाल की योजना बनाते हुए। केवल 2 ही बचे थे, इसलिए उसने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और उन्हें जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। वे क्रीचर्स जमीन पर पराजित पड़े थे, जबकि वह आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ खड़ा था, अपनी जीत पर गर्व करते हुए। उंगली के एक इशारे से उसने बाकी बचे क्रीचर्स को उकसाया, बिना किसी डर के उन्हें लड़ने की चुनौती देते हुए। धीरे धीरे रेंगते हुए, जिनकी आंखें चमकते हुए रूबीज की तरह लाल थीं, वे मॉन्स्टर्स फिर से हमला करने के लिए करीब आने लगे। एक आदमी के सामने ढेर सारे दुश्मन थे, लेकिन वह डटा रहा, बिना पीछे हटे सबको खत्म करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ। मॉन्स्टर्स का शिकार करते समय एक बात ध्यान में रखने वाली है डैमेज। भले ही मॉन्स्टर मर जाए, अगर आपने उसे कोई डैमेज नहीं दिया तो सिस्टम मानता है कि आपने उसका शिकार नहीं किया। लेकिन अगर आप एक वार भी कर देते हैं, चाहे थोड़ा ही सही, तो उससे आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट भाग पड़ा, उन छिपकलियों से दौड़ते हुए जो उसके पीछे लगी थीं। वे उसके पीछे कूदती और दौड़ती रहीं, लेकिन उसे इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। उसने उस छोटी दूरी की छलांग को शानदार तरीके से पूरा किया और विशाल खाई के ऊपर से बड़ी सफाई से निकल गया। जैसे ही वह पार हुआ, उसका पीछा करने वाले क्रीचर्स एक एक करके गिरने लगे, बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे पाए। लेकिन वह दूसरी तरफ पहुंच गया, उन्हें पीछे छोड़ते हुए। जो छिपकलियां उसका पीछा कर रही थीं, वे गहरी खाई में गिर गईं। उस गिरावट से उनके बचने का कोई सवाल ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मिशन पूरा हो गया। उसने एक कॉमन मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था, इस चुनौती को एक प्रो की तरह समाप्त करते हुए। हर मॉन्स्टर के गिरते ही उसकी नई अचीवमेंट की नोटिफिकेशन सामने आने लगी। उसकी योजना पूरी तरह सफल रही और अब वह लेवल 27 पर पहुंच चुका था।